चलो तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं फ्रॉम कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो गाइज, पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट डू वी मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज। ध्यान में रखना, फंडामेंटल में हम लोग ऐसे कम से कम क्वांटिटीज चाहते हैं कि जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा से बाकी सभी क्वांटिटीज बन पाए। तो होता यह है कि सपोज कहीं पर लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया, तो फिर डिराइव्ड में वेलोसिटी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ये लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम से बनता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने वेलोसिटी और टाइम ये फंडामेंटल में ले लिया, तो फिर लेंथ डिराइव्ड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय लेंथ अपॉन टाइम, वैसे ही हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं बाय वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एज दिस थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल रिलेशन, ये तीनों के तीनों क्वांटिटीज एक साथ में फंडामेंटल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर यहां पर बी है। बाकी के सब जगह पर आप देखेंगे तो थ्री क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। सो ये एक बेसिक लॉजिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला ही थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछा क्या। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे ध्यान में होनी चाहिए, राइट। सो रिमेंबर, the three quantities which are related to each other by a single formula cannot enter into fundamental quantities as it is। तो ये आप अपना मीनिंग जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस के लिए, अगर इस टाइप का आता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू, दैट इज एन इज द क्वांटिटी एंड यू इज द यूनिट, राइट ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपको लिख दिया 30 किलोमीटर, राइट ना, तो ये n की वैल्यू जैसे 30 जैसे हो गया और u यानी यूनिट्स, राइट। नाउ इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, द सेम रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? n और u में क्या रिलेशनशिप रहेगा? गाइज, अगर मैं u, यहां पर अगर मेरा u है, राइट, वो किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर से। अगर मैं इसे किलोमीटर से मीटर में लेके आता हूं, करेक्ट, तो यानी 1 मीटर हो गया यूनिट मेरा। यानी मेरा यूनिट पहले कितना था? ये u का वैल्यू है। u का वैल्यू पहले 1000 मीटर था, अब 1 मीटर हो गया। तो इस केस में क्वांटिटी बढ़ रही है, 30,000 हो जाएगा। और ये प्रोपोर्शनली बढ़ेगा क्या? यस, ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। सो यहां पर हमें पता होना चाहिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि अगर आप n की वैल्यू जो है, जितना आप यूनिट छोटा लोगे उतनी ही वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है? सिंपली देखने की कोशिश करो, किलोमीटर एक बड़ा यूनिट था तो 30 किलोमीटर, लेकिन वही वैल्यू जब मीटर में लिखनी पड़ी तो आपका यूनिट जो है वो 1000 टाइम्स कम हुआ, छोटा हुआ, राइट। तो आपकी क्वांटिटी n 1000 टाइम्स बढ़ी। ओके, तो ये लॉजिकली करके देखो, आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट, suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of m, l, mass, length and time such that it is given. So dimensions of x are m to the a, b to the l to the b and t to the c. Now इनमें ये बोला गया है, कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, तो पढ़ते हैं। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l, t एंड x। सो इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास x का फॉर्मूला m, l और t के टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली आप m का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x, l और t बना सकते हो। तो जल्दबाजी में मैं a को करेक्ट बोल सकता हूं, लेकिन रुको, थोड़ा सा केयरफुली जाना पड़ेगा। सभी ऑप्शंस पढ़ते हैं, आपको ध्यान में आएगा कि c और d में कुछ वैसा ही लिखा है। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l, t and x if a is equal to 0 and may be represented in terms of l, t and x if a is not equal to 0। इधर ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इस तरीके का ऑप्शन है कि इन दोनों में से ही एक करेक्ट रहना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान में दिया तो यार, ऑब्वियसली अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो फॉर्मूले में सिर्फ x विल बी डिपेंडेंट ऑन l एंड t।
तो आपके पास जो रिलेशन आएगा उसमें m रहेगा ही नहीं, तो आप m बता पाओगे क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ये जो m का एक्सपोनेंट है, राइट ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की क्वांटिटी लिखते वक्त m टू द a, l टू द b एंड t टू द c ऐसा लिखा और a अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फिर हमें मालूम है कि फॉर्मूले में m है। इसका मतलब m का वैल्यू कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x, l एंड t। b और c जीरो रहे, हमें कोई यहाँ पर परवाह नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, a dimensionless quantity never has a unit, always has a unit, may have a unit and does not exist। obviously does not exist तो नहीं होगा। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको हमेशा यूनिट होना जरूरी है या फिर may have a unit? obviously it may have a unit। करेक्ट। जैसे आपको मालूम है, अगर हम लोग प्लेन एंगल मेजर करते हैं, तो प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो क्या है? रेडियन। और आपको मालूम है रेडियन ये लेंथ अपॉन लेंथ है, राइट? आई होप यू रिमेंबर एस बाई आर, वेयर एस इज आर्क लेंथ एंड आर इज रेडियस। सो इट इज लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, सो इट इज डायमेंशनलेस, बट द यूनिट वी यूज द यूनिट एज रेडियंस। तो इसको यूनिट तो रहना ही रहना है, राइट? अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। ये मस्ट रहेगा कि नहीं, थोड़ा सा सोच के देखिए, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को यूनिट नहीं है, राइट? इसके पहले में आपने देखा है ये दोनों भी एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड हैं। अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो मे हैव अ यूनिट, मे और मे नॉट हैव अ यूनिट। लेकिन अगर यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है मतलब उसका डायमेंशन नॉन जीरो ही होना चाहिए। ऑलवेज हैज अ नेवर हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन। क्यों? क्योंकि अगर उसको नॉन जीरो डायमेंशन है, जब सब फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनमें से किसी का भी एक पावर नॉन जीरो आ गया, जैसे सपोज कहीं पर आपने लिखा m0, l1, t0, बाकी सब जीरो है सपोज, लेकिन लेंथ तो है ना, तो इसको लेंथ का यूनिट आ ही जाएगा, करेक्ट? तो अगर यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट? तो किसी भी टाइप का यूनिट अगर आप ले लो, तो अगर वो फंडामेंटल यूनिट्स में किसी में भी नहीं है, तो उनका सबका पावर जीरो होना मस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑल्सो। नाउ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। अब यहां पर हमें ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी देखते हो तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर, लॉग के अंदर, एक्सपोनेंट में जो भी क्वांटिटी रहती है दैट इज यूनिटलेस। सो इट इज यूनिटलेस। एक्स और ए का डायमेंशन सेम है, राइट? अब एक्स और ए का डायमेंशन सेम है, मुझे कहां पर ध्यान में आया? ध्यान यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर किसी भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर होने वाला जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस होता है। अब ये डायमेंशनलेस है तो ऑब्वियसली x अपॉन ए को डायमेंशनलेस होने के लिए x और a का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा, करेक्ट? अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इनके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। अगर क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं तो टर्म्स जो है, हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है तो एलएचएस के डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो ऊपर x, यानी सपोज x अगर लेंथ में है तो ये x या a का, मैं a को बोलता हूं, तो ये a का डायमेंशन है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का डायमेंशन है, अगर आप देखते हो x का स्क्वायर, a इंटू एक्स मतलब a का स्क्वायर, सो ये a डिवाइडेड बाय a। तो आपको ध्यान में आएगा लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो a टू द पावर n को डायमेंशनलेस होने के लिए n मस्ट बी इक्वल टू 0। लॉजिक लगाते जाओ, थोड़ा सा ऐसे और क्वेश्चंस ढूंढो, सॉल्व करो। इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं। दिस इज़ वेरी इजी। धीरे धीरे हम लोग और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के तरफ भी बढ़ेंगे। आपको HC वर्मा के जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है वो सॉल्व करो, हम लोग उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।